एपिसोड 81 एंड 82। अब से मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। पहले तो मुझे लगा था कि शायद तुम मैरिड हो और तुम्हारा हस्बैंड होगा, तो इस बार मैं किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं आऊंगा। चाहे उनके बीच कैसा भी रिलेशन हो, मैं कोशिश करूंगा कि उनके रिलेशन में सुधार ला सकूं। पर जब तुम्हारा हस्बैंड ही इस दुनिया में नहीं है और तुम अकेली हो और इस तरह से तुम्हें अपने ससुराल वालों का खर्चा उठाना पड़ रहा है, तो मैं तुम्हें इस तरह से तकलीफ में नहीं देख सकता। अब से तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी मेरी है और मैं तुम्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ या दर्द में नहीं देखने वाला। चाहे इसके लिए तुम मानो या ना मानो, पर अब से तुम्हें मेरा ही बनकर रहना होगा। कुछ देर बाद ड्राइवर ने कार रोकी, तब जाकर विक्रम ने मुस्कान के होठों को छोड़ा। अभी उसके चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन दिखाई दे रही थी, पर अभी भी उसकी आंखों में मुस्कान को पाने की एक तड़प थी। उसने मुस्कान के चेहरे की तरफ देखा और प्यार से उसके होठों पर अपने अंगूठे से रब करते हुए बोला, अब से मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। पहले तो मुझे लगा था कि शायद तुम मैरिड हो और तुम्हारा हस्बैंड होगा, तो इस बार मैं किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं आऊंगा। चाहे उनके बीच कैसा भी रिलेशन हो, मैं कोशिश करूंगा कि उनके रिलेशन में सुधार ला सकूं। पर जब तुम्हारा हस्बैंड ही इस दुनिया में नहीं है और तुम अकेली हो और इस तरह से तुम्हें अपने ससुराल वालों का खर्चा उठाना पड़ रहा है, मैं तुम्हें इस तरह से तकलीफ में नहीं देख सकता। फिर कुछ सेकंड तक चुप रहने के बाद दोबारा बोला, अब से तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी मेरी है और मैं तुम्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ या दर्द में नहीं देखने वाला। चाहे इसके लिए तुम मानो या ना मानो, पर अब से तुम्हें मेरा ही बनकर रहना होगा। ड्राइवर ने बैक सीट का डोर ओपन किया तो विक्रम मुस्कान को अपने गोद में लिए कार से बाहर आया। विक्रम इसी तरह मुस्कान को अपने गोद में लिए हुए ही फ्लैट के अंदर गया और उसे ले जाकर अपने रूम में बेड पर लिटा दिया। विक्रम की नजरें मुस्कान के चेहरे से होते हुए उसकी होंठ पर गई, जो कि लगातार उसके किस करने के कारण हल्के हल्के सूज गए थे और रेड भी हो गए थे। ये देखकर विक्रम के होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। वह प्यार से उसके फोरहेड को किस किया और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर सोने के लिए छोड़ दिया। फिर वह खुद भी वहां से वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम में वह शावर के नीचे खड़ा था और उसकी आंखों के सामने अभी अभी कार में जो कुछ भी उसने मुस्कान के साथ किया था, उसके होठों पर किस किया था, वह सब कुछ याद आने लगा। वो याद करते ही विक्रम के होठों पर बड़ी से स्माइल आने लगी। उसने एक नज़र मिरर में अपने चेहरे की तरफ देखा और उसकी नज़र अपने होठों पर चली गई। वह अभी भी मुस्कान के ठंडे होठों को अपने गर्म होठों पर साफ फील कर पा रहा था और उसे महसूस कर उसकी आंखों में चमक आ गई। वो इसी चमक के साथ बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम अकेली हो। अगर मुझे पता होता तो मैं कब का तुम्हें अपना बना लिया होता। मुझे यह नहीं पता कि हमारे बीच जो है वो प्यार है या नहीं, पर तुम्हें देखकर मुझे एक अलग ही सुकून मिलता है। तुम में एक ऐसा अट्रैक्शन है जो मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला जाता हूँ। ऐसा अट्रैक्शन मैंने आज तक किसी के साथ भी फील नहीं किया, यहाँ तक कि मिताली के साथ भी नहीं, जबकि मैंने उसके साथ कई बार टाइम स्पेंड किया है और हम इंटीमेट भी हुआ हूँ। लेकिन जो अट्रैक्शन मुझे तुम्हारे साथ फील हुआ, वो किसी के साथ नहीं फील हुआ। और अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये सुकून हमेशा बरकरार रहे और मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। चाहे इसके लिए तुम मानो या ना मानो, पर तुम्हें अब मेरा सुकून बनकर पूरी लाइफ मेरे साथ रहना पड़ेगा। ये कहते हुए विक्रम की होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। इसी स्माइल के साथ वो कुछ देर तक शावर लेता रहा।
फिर कुछ देर बाद विक्रम वॉशरूम से बाहर आया। अभी वह सिर्फ अपने ट्राउजर में था और अपने हाथ में पड़े टॉवल से बालों को सूख रहा था। उसने टॉवल से बालों को सुखाने के बाद उसे एक साइड रखा और खुद आकर बेड की तरफ बढ़ गया। उसकी नज़र बेड पर सो रही मुस्कान पर गई। उसे देखकर विक्रम के आंखों में एक चमक आ गए। वह तुरंत ही बेड पर जाकर उसके बगल में लेट गया। पीछे से उसकी कमर में हाथ डाल उसे खुद के करीब खींच लिया। नींद में ही मुस्कान उससे चिपक गई। जैसे ही विक्रम ने ये देखा तो उसके होठों की स्माइल बड़ी हो गई। उसकी नज़र मुस्कान के चेहरे पर गई और उसके खूबसूरत चेहरे को देख विक्रम को खुद पर घमंड होने लगा। वो धीरे से नीचे झुककर मुस्कान के होठों पर किस करते हुए बोला, सो जाओ चैन की नींद, सो जाओ बेबी। लेकिन अगली सुबह तुम्हारे लिए बहुत कुछ बदलने वाला है। मैं कल तुम्हारी पूरी दुनिया ही बदलने वाला हूँ। ये कहते हुए वह मुस्कुराया और अपनी आंखों को बंद कर लिया। सोते हुए भी वह कसकर मुस्कान को अपनी बाहों में जकड़ रखा था, जैसे कि अगर उसे छोड़ेगा तो मुस्कान उसे छोड़कर बहुत दूर चली जाएगी। वही नींद में ही मुस्कान विक्रम को कसकर पकड़ ली। जैसे ही विक्रम ने मुस्कान के टच को अपने पीठ पर महसूस किया, तो उसके होठों की स्माइल और बड़ी हो गई। वह इसी स्माइल के साथ बोला, मुझे पता है जो हाल मेरा है वही हाल तुम्हारा भी है। और अब मैं अपने दिल की बेचैनी को दूर करके ही रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ अपने अपार्टमेंट में अभिनव अपनी बालकनी में खड़ा फोन पर बातें कर रहा था। इस वक्त फोन पर उसका बेटा पर्व था, जो कि उसे जिद करते हुए बोल रहा था, डैड आप बहुत बुरे हो। पहले तो आप यक्षांश डैड को मेरे पास लेकर नहीं आए और अब खुद भी नहीं आए। आप दोनों ही मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। पर्व अपनी बात बोलकर मुंह बना लिया। वही अभिनव अपने बेटे की शिकायत सुनकर मुस्कुराया और बोला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चा, हम दोनों ही तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। पर कुछ जरूरी काम आ गया था, इसलिए हम नहीं आ पाए। लेकिन कल पक्का हम दोनों आएंगे तुमसे मिलने। पर्व ये सुनकर खुश हो गया। उसके छोटे छोटे गोल मटोल आंखों में एक चमक आ गए। वो उसी चमक के साथ अभिनव से बोला, सच में डैड आप कल आएंगे? अभिनव मुस्कुराकर बोला, हाँ सच में बेटा। अभी पर्व आगे कुछ बोलता उससे पहले ही पीछे से माया की आवाज आई, अच्छा पर्व चलो बातें बहुत हो गई अपने डैडी से। चलो अब जल्दी सो जाओ। पर्व तुरंत अपने डैड से बोला, डैड मैं जा रहा हूँ सोने, रात बहुत हो गई। और हाँ आप भी सो जाइए। ओके गुड नाइट डैड। अभिनव ये सुनकर मुस्कुराया और बोला, गुड नाइट और लव यू सो मच बच्चा। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। अभिनव कुछ सेकंड तक उसी तरह से मुस्कुराते हुए अपने फोन की तरफ देखता रहा। फिर जैसे ही अभिनव पीछे मुड़ा वहां खड़ी शख्स को देख हैरान हो गया और उसके मुंह से निकला, तुम और यहाँ मेरे रूम में? सामने कोई और नहीं पूर्वी खड़ी थी। पूर्वी को अभी अपने रूम में देख अभिनव हैरान था। वो अपनी आंखें बड़ी किए पूर्वी को देख रहा था। तभी पूर्वी एक वॉच को अभिनव की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये आपका उस दिन मेरे रूम में रह गया था और सॉरी रात में आपको डिस्टर्ब किया। ये कहते हुए पूर्वी अभिनव की वॉच को वही साइड में रखकर तुरंत वहां से चली गई। अभिनव बस उसे जाते हुए देखता रहा। फिर उसकी नजर अपने वॉच पर गया। फिर अभिनव बेड पर आया और लेट गया। थोड़ी ही देर में वो भी गहरी नींद में चला गया। अगली सुबह करीब 8 बजे रूम में लगे कर्टेन की आवाज से यक्षांश की नींद खुली। तो अपनी बाहों में सो रही आरजू को देखकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। आरजू बिल्कुल किसी प्यारे से खरगोश के बच्चे की तरह यक्षांश की बाहों में सिमट कर सोई थी।
उसके चेहरे की खूबसूरती सुबह की ताजगी में और भी ज्यादा खिल रही थी। यक्षांश को रात के वह सारे खूबसूरत पल याद आने लगे जिन्हें उसने आरजू के साथ खुशी खुशी बिताया था। यक्षांश की नजर आरजू के गुलाबी होठों पर गई, तो उसने धीरे से आगे बढ़कर उसकी होठों को हल्का सा चूम लिया। फिर वह आरजू के माथे को बहुत ही प्यार से चूम लिया और उसके लंबे बाल जो कि आधे बेड पर बिखरे हुए थे और आधे उसके हाथों पर थे, उन्हें अच्छे से ठीक करने लगा। तभी यक्षांश की नजर आरजू के चेहरे पर गई। उसकी पलकें हल्की हल्की हिल रही थी। वो समझ गया कि आरजू की नींद खुल रही है। ये देखकर यक्षांश वापस से बेड पर आंखें बंद कर लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। आरजू ने धीरे धीरे कर अपनी आंखें खोली, तो उसकी नजरें रुद्र के चमकते चेहरे पर पड़ी। यक्षांश सोते हुए बहुत ही ज्यादा मासूम लग रहा था। यक्षांश को देखकर आरजू को भी रात की सारी यादें ताजा होने लगी। वो सब सोचकर आरजू के गाल शर्म से लाल होने लगे। यक्षांश चोरी छिपे आरजू को देख रहा था। आरजू को शर्म से लाल होते देख उसको मन ही मन बहुत ही खुशी मिल रही थी। तभी आरजू ने एक बार फिर से यक्षांश के चेहरे की तरफ देखा, तो वो धीरे से यक्षांश के चेहरे की तरफ बढ़ी और अपने आप ही उसके हाथ उसके गालों पर चले गए। देखो तो जरा सोते हुए ये कितने मासूम किसी छोटे बच्चे की तरह लगते हैं, वहीं जगते समय ये किसी भूखे शेर से कम नहीं लगते। मुझे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। आरजू यक्षांश के चेहरे को देखते हुए मुंह बनाकर बोली, यह अभी तो ये बहुत ही ज्यादा इनोसेंट से लग रहे हैं और इनके गोरे गाल को देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी इनके गालों को अपने होठों से चूम लूं और इनके ये होठ बहुत ही पतले हैं, लेकिन ये अपने इन्हीं होठों से मेरे होठों को घायल करते हैं। जी तो करता है कि अभी मैं भी इनकी होठों को मेरे होठों को घायल करने की सजा दूं, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा ना। अभी सोते हुए इतने प्यारे जो लग रहे हैं कि मैं चाहकर भी नहीं दर्द नहीं दे सकती। आरजू ने यक्षांश के चेहरे पर अपना एक हाथ रखते हुए बहुत ही ध्यान से देखते हुए खुद से बोली। अचानक ही आरजू की नजर सामने टंगी घड़ी पर गई। फिर वह जल्दी से बेड से उठकर जाने लगी। तभी यक्षांश ने आरजू को उसके कमर से पकड़कर खुद के करीब खींच लिया। यक्षांश के ऐसे अचानक करने पर घबरा गई और उसे अपनी घबराई हुई नजरों से घूर कर देखने लगी। क्या हुआ वाइफी, अभी तो मेरी इतनी तारीफ की जा रही थी और अब तुरंत तुम बेड से उठकर जाने लगी। अरे मुझे इनाम नहीं दे सकती तो कम से कम सजा दे दो मेरे इन प्यासे होठों को। यक्षांश आरजू की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, इसका मतलब कि आप जग रहे थे और मेरे सामने सिर्फ सोने का नाटक कर रहे थे। आरजू ने घूर कर देखते हुए यक्षांश से कहा, तुम्हें क्या लगता है वाइफी? यक्षांश ने मुस्कुराते हुए आरजू की तरफ देखकर अपनी एक आई विंक करते हुए कहा, आप सच में बहुत बुरे हैं। आप हमेशा मुझे परेशान करते रहते हैं, कल रात भी आपने मुझे बहुत परेशान किया है। आरजू यक्षांश की तरफ देखते हुए हल्के गुस्से में बोलते हुए अचानक चुप हो गई और शर्माने लगी। वैसे कल रात मैंने कब तुम्हें परेशान किया वाइफी? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया जिससे तुम परेशान हो और अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है वाइफी। यक्षांश ने आरजू के गालों पर अपने एक उंगली को चलाते हुए उससे कहा, अच्छा अब आपको कल रात का भी याद नहीं है? कल रात आपने मुझे पहले नकली कॉकरोच से डराया और फिर मुझे परेशान किए। आरजू यक्षांश के सीने पर हल्का सा मारते हुए उससे बोली, नहीं वाइफी, मैं परेशान थोड़ी कर रहा था। मैं तो अपनी वाइफ को अपने प्यार का एहसास करा रहा था और अभी तो हमारा पूरा मिलन भी नहीं हुआ क्योंकि तुम सो गई थी।
यक्षांश ने आरजू को अपने और करीब खींचते हुए उसके बालों की एक लट को कान के पीछे करके बोला। यक्षांश के ऐसा करने से शर्म के कारण आरजू का पूरा चेहरा लाल होने लगा था। ये देखकर यक्षांश तुरंत आरजू को बेड पर लिटाया और खुद ऊपर आकर उसके गुलाबी होठों पर अपने गर्म होंठ रख उसे चूमने लगा। आरजू तो बस हैरानी से यक्षांश को देखती रह गई। कुछ देर बाद वो भी यक्षांश का साथ देने लगी। आरजू का साथ पाकर यक्षांश और भी डिपली उसे किस करने लगा। करीब 20 मिनट बाद यक्षांश ने आरजू के होठों को छोड़ा और उसके बालों में अपने सिर को छुपाकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। आरजू भी लंबी लंबी सांसें लेकर खुद की बढ़ती सांसों को कंट्रोल करने लगी। थोड़ी देर बाद यक्षांश आरजू के खूबसूरत चेहरे की तरफ बहुत ही ध्यान से देख रहा था। वही आरजू गुस्से से यक्षांश को घूर रही थी। गुड मॉर्निंग वाइफी, यक्षांश ने बहुत ही प्यार से आरजू के गालों को चूमते हुए उससे कहा। गुड मॉर्निंग माय डियर हब्बी, आरजू ने मुंह फुलाकर यक्षांश की तरफ देखकर उससे बोली। आरजू का मुंह फुलाया हुआ चेहरा देखकर यक्षांश मुस्कुराने लगा, फिर प्यार से उसके गाल पर किस कर दिया। अचानक ही यक्षांश को कुछ याद आया। वो आरजू की तरफ देखते हुए बोला, ओ स्वीट वाइफी, मैं इतनी बड़ी बात कैसे भूल गया। आखिर मुझसे गलती कैसे हो गई। मैं भी ना दिन पर दिन भुलक्कड़ होता जा रहा हूँ। वो क्या है ना, तुम्हारी खूबसूरती को देखकर मैं उसमें पूरी तरह से खो जाता हूँ कि बाकी सब कुछ मैं भूल ही जाता हूँ। आरजू यक्षांश की बातें सुन पहले तो चौंक गई कि आखिर ऐसी क्या बात है जो यक्षांश भूल गया है। पर उसकी लास्ट की कही लाइन सुनकर उसका चेहरा शर्म से गुलाबी होने लगा। वो अपनी पलकें नीचे झुकाते हुए धीमी आवाज में बोली, आखिर आप क्या भूल गए हैं। यक्षांश आरजू के चेहरे की तरफ देख मुस्कुराया और बोला, अरे मैं ये भूल गया था कि दादी का कॉल आया था और उन्होंने हम दोनों को घर पर बुलाया है। वह चाहती है कि उनकी बहू उनसे मिलने आए। आरजू यक्षांश की बात सुन हैरानी से यक्षांश की तरफ देखने लगी। तो यक्षांश उसके चेहरे की तरफ झुककर उसके नोज से अपने नोज से रब करते हुए बोला, क्या हुआ वाइफी, तुम इस तरह से क्यों देख रही हो मुझे, जैसे कि मैं कुछ अलग कह दिया हो। दादी माँ ने तो पहले ही तुम्हें अपना लिया है और अब तो वह तुम्हें घर में रखना चाहते हैं। तो चलोगी ना तुम मेरे साथ। आरजू यक्षांश की बात सुनकर उसकी तरफ देखी और धीमी आवाज में बोली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दादी ने तो मुझे हॉस्पिटल में ही कहा था कि मैं आज से उनकी बहू हूँ। पर मुझे ये लग रहा है कि बाकी के घर के लोग मुझे अपनाएंगे या नहीं। आरजू की बात सुनकर वो उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, दादी ने अपना लिया है तो बाकी सबको अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बाकी किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वह दादी की बात को इग्नोर कर सके। और वैसे भी मेरे घर में दादी ही सबसे ऊपर है। अगर दादी ने कोई चीज के लिए हाँ कहा है तो फिर उसे कोई नहीं टाल सकता। आरजू यक्षांश की बात सुनकर थोड़ी सोच में पड़ गई। आरजू को चुप देख वह तुरंत बोला, क्या हुआ, कहाँ खो गई। आरजू अपने गर्दन को हिला देती है। यक्षांश उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए बोला, अगर सोचना है तो मेरे बारे में सोचो। अगर देखना है किसी को तो मुझे देखो, अगर प्यार करना है तो मुझे करो। इतना कहते हुए उसके गालों पर अपने होंठ चलने लगा। आरजू के पूरे शरीर में तेज कर्क सा दौड़ रहा था। वह यक्षांश को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, अरे हटिए ना, सुबह हो गई है और अभी अभी आपने कहा ना कि दादी हमें बुलाई है। तो इस तरह से आप मुझे परेशान करेंगे तो कैसे हम लोग रेडी होंगे। हटिए, अभी मुझे शावर भी लेना है।
ये कहते हुए वह यक्षांश को खुद से दूर करने लगी, पर तभी यक्षांश उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और उसे बेड पर दबाते हुए बोला, तुम ना बहुत ही अनरोमांटिक हो। तुम्हें रोमांस का आर भी नहीं पता। तुम ये भी नहीं सोचती कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे पास है तो उसे बढ़कर प्यार करो। पर नहीं, तुम तो मुझसे दूर जाने के बहाने ढूंढती रहती हो। आरजू यक्षांश की बात सुनकर बोली, अच्छा जी, अब आप बहुत बोल ली, अब आप हटिए मेरे ऊपर से। वैसे भी कल रात आपने मुझे बहुत परेशान किया है। यक्षांश आरजू की बात सुनकर बोला, अच्छा जी, मैं परेशान किया हूँ या तुमने मुझे परेशान किया है? तुम ही पहले ड्रामा कर रही थी, सोने का नाटक कर रही थी, याद है या याद दिलाओ। आरजू उसकी बात सुनकर अपने जीभ को दांतों तले दबा ली, पर फिर वह तुरंत बोली, और हाँ, आपने क्या किया, वो नकली कॉकरोच चलाकर मुझे डरा दिया। आप अच्छे से जानते थे ना कि मुझे कॉकरोच से डर लगता है, इसीलिए आपने ऐसा किया ना। यक्षांश आरजू की बात सुनकर उसके गालों पर किस करते हुए बोला, ऑफ कोर्स वाइफी, अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो मुझे अपनी वाइफ के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए ना। अब अगर एक हस्बैंड को अपनी वाइफ के बारे में नहीं पता होगा तो किस बात का उसका हस्बैंड। देखा है ऐसे हस्बैंड को जिसे अपनी वाइफ की हर छोटी से छोटी और बड़ी चीज नहीं पता हो। आरजू हैरानी से यक्षांश को देख रही थी। आज यक्षांश बिल्कुल अलग बिहेव कर रहा था, और कहीं ना कहीं आरजू को यक्षांश का ये बिहेवियर बहुत ही अच्छा लग रहा था। पर तभी आरजू बोली, अच्छा चलिए छोड़िए, मैं जानती हूँ कि आपको मेरे बारे में सब कुछ पता है और आप मेरी बहुत केयर करते हैं। अब हटिए, मुझे लेट हो रहा है। ये बोलते हुए वह यक्षांश को दूर करने लगी, तो यक्षांश एक नजर वॉल क्लॉक की तरफ देखा, जिसमें अभी सुबह के 9 बजे बज गए थे। ये देखकर यक्षांश भी तुरंत बेड पर से उठा और खड़ा होते हुए बोला, ठीक है चलो वाइफी, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगा। और जैसा कि तुम टाइम देख रही हो, काफी लेट हो गया है, इसलिए हम दोनों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आरजू उठने लगी और बोली, हाँ आप सही बोल रहे हो। वो अभी बेड पर से नीचे उतरती कि उससे पहले ही यक्षांश ने एकदम से उसे गोद में उठा लिया। ये देख आरजू हैरानी से बोली, यह क्या कर रहे हो आप? अभी तो आपने कहा ना कि अब आप मुझे परेशान नहीं करेंगे। यक्षांश आरजू की बात सुनकर बोला, हाँ तो मैं कहा तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब हमारे पास समय बहुत कम है, तो क्यों ना हमें टाइम को बचाना चाहिए। आरजू को समझ नहीं आया। वो कंफ्यूज भरी नजरों से यक्षांश को देखने लगी। तभी यक्षांश बोला, ओ मेरी क्यूट इनोसेंट वाइफी, तुम क्यों इतनी इनोसेंट हो? खैर वो सब छोड़ो, मैं तुम्हें बताता हूँ। जब टाइम नहीं है तो क्यों हम लोग अलग अलग वॉशरूम में जाएंगे? एक ही साथ एक ही बार में वॉशरूम जाते हैं और साथ में शावर लेते हैं। चलो आज हम दोनों साथ में शावर लेते हैं। आरजू जब यक्षांश की बात सुनी तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या कह रहे हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यक्षांश आरजू को इसी तरह अपने गोद में लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए बोला, क्यों नहीं हो सकता, वैसे हम दोनों हस्बैंड वाइफ है। और वैसे भी कल की रात हम कुछ तो करीब आ गए थे। हाँ, कुछ दूरियां रह गई है, तो क्यों ना उसे अभी मिटा दिया जाए। क्या कहती हो तुम वाइफी? ये कहते हुए यक्षांश आरजू की तरफ देखते हुए अपने होठों पर बड़ी सी स्माइल लिए बोला। आरजू जो घबरा रही थी, उसकी सांसें तो ऊपर नीचे हो रही थी, और घबराहट के कारण वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। पर वह यक्षांश को दूर करने की कोशिश करते हुए बोली,
मैं नहाकर आती हूँ ना, मैं जल्दी से आ जाऊंगी। और फिर आप भी वॉशरूम में आ जाएगा शॉवर लेने। यक्षांश आरजू की बात सुनकर बोला, वैसे तुम्हें पहले बताना चाहिए था। तुमने लेट कर दिया। देखो मैं भी तो शॉवर के नीचे खड़ा हूँ और मुझे भी शॉवर का पानी भिगो दिया है। आरजू उसकी बात सुनकर बोली, हाँ, तो आप इतने भी गले नहीं हुए, अभी भी आप जा सकते हैं। ये कहते हुए वह यक्षांश को बाहर निकालने लगी। यक्षांश ये देखकर बोला, यह क्या, वैसे तो मुझे भाग रही हो, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा हबी तुमसे दूर चला जाए? तो फिर ठीक है, तुम्हारा हबी जा रहा है, तुम अकेले ही शावर ले लो। अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। ये सब बातें यक्षांश इस तरह से बोल रहा था कि आरजू घबरा गई। उसे लगने लगा कि यक्षांश कहीं उससे नाराज तो नहीं हो गया। उसको जाते देखकर वह एकदम से पीछे से उसे हग कर ली। यक्षांश जो कि जा रहा था वह अचानक से आरजू के हग करने से एक पल के लिए चौंक गया। पर फिर उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गए। वो पीछे मुड़ा और बोला, क्या हुआ, मैं जा तो रहा हूँ, फिर तुम मुझे क्यों रोक रही हो? आरजू धीरे से अपनी नजर नीचे करके धीमी आवाज में बोली, आप गुस्सा तो नहीं है? प्लीज मुझसे गुस्सा मत होइएगा। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब आप मुझसे नाराज होते हैं। ये सब बातें आरजू इतनी मासूमियत से बोल रही थी कि यक्षांश के होठों पर स्माइल आ गए। वो एकदम से आरजू के चेहरे को ऊपर किया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, भला मैं अपनी क्यूट इनोसेंट लिटिल वाइफ से नाराज हो सकता हूँ? ये कहते हुए यक्षांश एकदम से आरजू के चेहरे की तरफ झुका और उसके होठों को अपने होठों के बीच दबोच लिया। फिर बड़े ही डीप पैशनेट किस करने लगा। यक्षांश के अचानक ऐसा करने से एक पल के लिए आरजू चौंक गई, पर उसकी किस में मदहोश होकर आज भी उसका साथ देने लग गई। वो दोनों ही एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगे। किस करते हुए ही यक्षांश आरजू को उसके कमर से पकड़कर एकदम से उसे ऊपर उठा लिया, जिससे आरजू के दोनों पैर यक्षांश के कमर के चारों तरफ लिपट गए। इस बीच उनके होठ अभी भी अलग नहीं हुए थे। यक्षांश इस तरह आरजू को लिए शावर के नीचे आ गया और एक बार फिर से दोनों ही शॉवर लेने लगे और पागलों की तरह एक दूसरे को किस करने लगे। जहां यक्षांश के हाथ आरजू की पूरी बॉडी पर एक्सप्लोर कर रहे थे, वही आरजू के हाथ यक्षांश के बालों में घूम रहे थे। दोनों एक दूसरे में खो गए थे। यक्षांश धीरे धीरे करके आरजू के कपड़ों को रिमूव करने लगा, जिस बात की खबर आरजू को बिल्कुल भी नहीं थी। वह तो उसको किस करने में इतनी खोई हुई थी कि उसे कोई खबर नहीं थी। वही यक्षांश ने अब तक आरजू के सारे कपड़े निकाल दिए थे, शिवाय अंडरगारमेंट्स को छोड़कर। अपने अंडरगारमेंट्स अभी भी आरजू ने पहन रखे थे और उसके बाकी के कपड़े बिखरे हुए थे। अब यक्षांश एकदम से आरजू को लेकर वॉल से टिक गया। वो आरजू को दीवार से टिकाकर और भी ज्यादा पैशन के साथ उसके लिप्स पर किस करने लगा। यक्षांश के इस पैशन को देख आरजू के पूरे शरीर में एक तेज कर्ट सा दौड़ गया और उसके गाल बुरी तरह से लाल हो गए थे। इसके साथ ही उसके पकड़ यक्षांश पर कसती जा रही थी। यक्षांश जो कि आरजू के किस करने में पूरी तरह से खोया हुआ था। जब उसे एहसास हुआ कि आरजू सांस नहीं ले पा रही, तो वह धीरे से आरजू के होठों को छोड़ दिया और फिर उसके गले और कॉलर बोन पर अपने होंठ चलाने लगा। आरजू के हाथ यक्षांश के बालों में घूम रहे थे। आरजू अभी भी होश में नहीं थी कि यक्षांश ने उसे किस करते हुए ही उसके कपड़ों को रिमूव कर दिया है। वो अपनी आंखों को बंद किए यक्षांश को फील कर रही थी। आरजू को किस करते हुए ही यक्षांश के हाथ उसके बैक पर गए।
वह आरजू के बाकी के कपड़ों को भी रिमूव करने वाला था कि उससे पहले ही तेज आवाज में यक्षांश के फोन की रिंग बजने लगी। वॉशरूम में इतना सन्नाटा होने के कारण रूम में रखे फोन के रिंग करने की आवाज वॉशरूम तक जा रहे थे, जिसे यक्षांश साफ सुन पा रहा था। वही जैसे ही यक्षांश ने इस आवाज को सुना तो वह बिल्कुल इरिटेट हो गया। वह आरजू को अभी छोड़ना नहीं चाहता था। उसे देख साफ पता चल रहा था कि उसके अंदर के डिजायर अब आरजू को पा लेना चाह रहे थे। वही आरजू का भी बराबर से उसका साथ देना यक्षांश को बेकाबू होने पर मजबूर कर रहे थे। जैसे ही फोन के रिंग करने की आवाज आरजू के कानों में गए वह भी अपने सेंस में वापस आ गई। अब उसे एहसास हुआ कि यक्षांश उसके कितने करीब आ गया है, और जैसे ही वह यक्षांश के हाथ को अपने पूरे बॉडी पर फील करने लगी, तब उसे ये भी एहसास हुआ कि यक्षांश ने उसके कपड़ों को रिमूव कर दिया है। ये सब कुछ सोचकर आरजू घबराने लगी थी। वह एकदम से यक्षांश को दूर धकेलना लगी, लेकिन यक्षांश ने उसे इतना कसकर पकड़ रखा था कि वह चाहकर भी अब यक्षांश को रोक नहीं पा रही थी, क्योंकि यक्षांश अभी पूरी तरह से आरजू में खोया हुआ था। लेकिन फोन के बार बार रिंग करने से आरजू और यक्षांश दोनों ही इरिटेट हो गए थे। यक्षांश अभी भी दूर नहीं हो रहा था तो आरजू एकदम से उसके कंधे पर तेज से बाइट कर दी। अचानक आरजू के ऐसे यक्षांश के कंधे पर बाइट करने के कारण यक्षांश के मुंह से दर्द भरी आह निकल गई। वह एकदम से आरजू से दूर हुआ और उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये क्या था वाइफी? क्या यक्षांश आरजू के बाइट करने पर उससे नाराज हो जाएगा? क्या इनका प्यार ऐसा ही बना रहेगा या लग जाएगी किसी की बुरी नजर? आगे क्या होगा जानने के लिए सुनना ना भूलें। मिस्टीरियस बिलियनेयर हस्बैंड।